काफी लंबी जद्दोजहद के बाद बिहार में महागठबंधन में जारी तनाव अब काफी हद तक दूर हो गया है। लड़ाई सीट शेयरिंग और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर थी। सीटों पर कोई अंतिम फैसला भले न हो पाया हो, पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर आम सहमति बन गई है। महागठबंधन की मुश्किल दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दूत बनाकर पटना भेजा था। गहलोत ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिस पर सहयोगी पार्टियां भी राजी हो गई। इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ने कल ही संकेत दे दिया था और आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया। इसके अलावा उन्होंने वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर बिहार में एक से ज़्यादा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की सभी सहयोगी पार्टियां शामिल हुई। इनमें आरजेडी से तेजस्वी यादव और मनोज झा, कांग्रेस से अशोक गहलोत के साथ पवन खेड़ा, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि वो नौजवान हैं, उनका लंबा फ्यूचर है और जिनका लंबा फ्यूचर होता है, जनता उसी का साथ देती है। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर लगे एक पोस्टर को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ, क्योंकि पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा था, राहुल गांधी का चेहरा भी गायब था। माना गया कि ये पोस्टर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाने की मांग का संकेत था, लेकिन पप्पू यादव सरीखे कुछ नेताओं ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पोस्टर में सबकी तस्वीर शामिल होनी चाहिए थी। बहरहाल तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के ऐलान के बाद आरजेडी और लालू परिवार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस मुद्दे पर लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही थी। सवाल है कि तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने पर फैसला हुआ कैसे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाने के लिए लालू यादव ने पर्दे के पीछे से कमान संभाल रखी थी। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के जरिए तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करवाने का आइडिया भी लालू यादव का ही बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने लंबे वक्त से चुप्पी साध रखी थी। यहाँ तक कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर खामोश रहे थे, लेकिन तनाव बढ़ने के बाद कांग्रेस को लालू यादव की बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्हें वो नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसी मतभेद को दूर करने के लिए अशोक गहलोत को पटना भेजा गया। गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उनकी राय जानने के बाद गहलोत ने बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम के साथ भी चर्चा की और फिर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू के साथ भी उनकी बातचीत हुई। इसके बाद राहुल गांधी की सहमति से उन्होंने समझौते का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया। अब महागठबंधन का सीएम चेहरा सामने आने के बाद एनडीए पर सीएम कैंडिडेट घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर तेजस्वी बाबू को बनाया है तो आज कहीं हमें राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन तेजस्वी ने यह कहा कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर करेंगे, तो ये मुझे सवाल जरूर पूछना है कि थोड़ा अपने विरासत को भी देख लें। उनके पिताजी चारा घोटाले में 4 मामलों में 32.5 साल की सजा है। अब अपील वगैरह में है, बेल पर अलग बात है। लालू जी ने महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस तो बना दिया, लेकिन सवाल है कि इससे उसे चुनाव में क्या फायदा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चल रहे मतभेद कम होंगे और सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटेंगी, क्योंकि यह संदेश दे दिया गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच अच्छा तालमेल है। दूसरा फायदा यह है कि बिहार के युवा और बेरोजगार वोटरों का महागठबंधन के प्रति रुझान बढ़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे पर खासकर नौकरियों के ऐलान को लेकर युवाओं में लोकप्रिय बताए जा रहे हैं। तीसरा फायदा ये होगा कि एनडीए की बागडोर फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्हें सीएम फेस बनाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। चौथा फायदा जातिगत समीकरण से जुड़ा है। आरजेडी के मुस्लिम यादव वोटर बड़ी संख्या में हैं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से ये गोलबंदी और मजबूत होने की संभावना है। और पांचवा फायदा ये हो सकता है कि सीट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक एनडीए के मुकाबले अब तक महागठबंधन की मुहिम कमजोर रही है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि अब चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी और ग्राउंड कैंपेन भी मजबूत होगा। जाहिर है महागठबंधन में इस ऐलान के बाद उत्सव का माहौल है, लेकिन एनडीए के नेता इस मुद्दे पर आक्रामक हैं। तेजस्वी बाबू को बनाया है तो आज कहीं हमें राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन तेजस्वी ने यह कहा कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर करेंगे, तो ये मुझे सवाल जरूर पूछना है कि थोड़ा अपने विरासत को भी देख लें। उनके पिताजी चारा घोटाले में 4 मामलों में 32.5 साल की सजा है। अब अपील वगैरह में है, बेल पर अलग बात है। लालू जी ने जबरदस्ती नहीं कहते हैं, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया है, उनको नेता घोषित किया जा रहा है। जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिनकी कोर्ट में पेशी होती है, वैसे व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। दुर्गति तो तय है। तेजस्वी बाबू को बना। इसी पर बात करने के लिए मेरे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं, मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुज कुमार हैं, मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जेबा खान जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, अनुज कुमार जी, और मैं नियम आपको समझा दूँ। हमारे पास 1-1 मिनट का वक्त रहता है हर गेस्ट के लिए। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक दूसरे के बीच में ना बोले, क्योंकि आप डिजिटली हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आवाज़ एक दूसरे की कटती है। और दूसरा, एक ही 60 सेकंड में ही अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर अनुज कुमार जी, मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है। आपने आज मुकेश सहनी, जिनकी आबादी 10% के आसपास है, मल्लाह, बिंद और निषाद समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने दलितों को नाराज कर दिया जिनकी आबादी 18% के आसपास है। आपने मुसलमानों को नाराज कर दिया, क्योंकि इस समाज से तो आपने कोई डिप्टी सीएम दिया ही नहीं। और आपका मुस्लिम यादव समीकरण, इसमें अगर मुसलमान नाराज हो गए तो आपका समीकरण तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपने जो बताया कि माई समीकरण, हमारा माई समीकरण बिल्कुल नहीं है। मैं इसको खारिज करता हूं। हम A to Z की पार्टी हैं। सीट बंटवारे में जो हमने सीट बांटा है, आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए, उसकी समीक्षा कर लीजिए। हमने दलितों को भी टिकट दिया, हमने आदिवासियों को भी टिकट दिया, हमने ईबीसी को भी टिकट दिया, हमने मुसलमानों को भी टिकट दिया, हमने स्वर्णों को भी टिकट दिया, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में टिकट दिया है। आप इसकी समीक्षा कर लीजिए।
तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे सोशल जस्टिस का जो फॉर्मूला है उस पर हम काम करते हैं, और यही हमारी है जो कि प्राथमिकता है कि सोशल जस्टिस के तहत है जो कि हम सभी के साथ न्याय कर पाएं। तो हमारे यहाँ ये कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात कि हम मुद्दों के साथ हैं, और डिप्टी सीएम की जहां तक की बात है तो डिप्टी सीएम तो हमने पहले ही कहा था, हमारे यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। सीएम का फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम का फेस कौन होंगे, आप ही बार बार सवाल पूछ रहे थे। पिछले डिबेट में हमने कहा भी था कि समय आने दीजिए, हम सब कुछ आपको बता देंगे, और आज समय आया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया। लेकिन आप उनसे पूछिए ना, जिस तरह की तस्वीरें हमने जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता वाली, इस तरह की कोई तस्वीर है क्या इनके पास? ठीक है, क्या एक मंच पे एनडीए के लोग कभी की दिखाई दिए क्या? ठीक है, पूछ ही लेते हैं ना अनंत अमित जी से। अनंत अमित जी, एनडीए कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करेगा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है और फलाने फलाने डिप्टी सीएम होंगे? दीपक जी, निश्चित तौर पे हमने तो चुनाव की प्रक्रिया में के पहले ही, चुनाव की घोषणा से पहले ही और विगत 20 वर्षों से हमने ये मान के चला है कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और पहले भी और आगे भी रहेंगे और लगातार रहेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के मित्र ये बताइए कि आपने जो मुकेश सहनी जी को आप A to Z की बात करते हैं, और आप ही के विधायक और आपके नेता बुरा बाल साफ करने की बात करते हैं, कौन से A to Z की बात करते हैं? हम तो ये भी जानना चाहते हैं, आप ही के नेता, आपने क्या उन नेताओं पर कार्रवाई की जो बुरा बाल साफ करने की बात करते हैं? आज पुनः जो 2095 में माननीय लालू यादव जी के द्वारा जो कहा जाता था, और पुनः ये कहने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने, ठीक है, आपने मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री घोषणा कर दिया, लेकिन दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, मुकेश सहनी जी 15 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 1 सीट पे उनका पहले ही खारिज हो चुका है, 2 सीट पे आरजेडी और वीआईपी लड़ रही है, और मतलब कुल मिला के वो 11 सीट उनके पास बचती है। तो 11 में से कितने जीतेंगे ये पता नहीं, लेकिन बिहार के चुनाव इस बार पिता के पुत्र और धरती पुत्र के बीच में चुनाव होना है। एक पिता का पुत्र अपने को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, और बिहार की जनता धरती पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। 13.5 करोड़ आबादी ये तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जेबा खान जी, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, आज तो आप बड़ी निराश हुई होंगी क्योंकि पोस्टर में राहुल गांधी का फोटो था ही नहीं। ये सही किया, राहुल गांधी का फोटो नहीं लगा के पोस्टर में? देखिए, जबकि गठबंधन के सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी है ना, तेजस्वी से भी बड़े राष्ट्रीय स्तर पर लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। दीपक जी, हमारे पास मिशन है, विजन है और पैशन भी है। हमारा जो मिशन है वो बिहार के युवाओं के युवाओं को रोजगार देना है। जो बिहार का राष्ट्र चल रहा है, जो इतने मर्द नहीं है, वो आईटी हब बनाना है। कारखाना नहीं है, कारखाना उद्योग स्थापित करना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई की अच्छी व्यवस्था बिहार में नहीं है। हमारी चिंता इस पर है, अपराध पर है, भ्रष्टाचार पर है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में सबसे कम है। तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकता है, न कि फोटो में पोस्टर में राहुल गांधी जी का फोटो है या नहीं है। ये आप लोगों की चिंता है, ये एनडीए गठबंधन इस बात की चिंता करे कि फोटो है या नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई ना मिशन है बिहार के युवाओं के लिए, ना विजन है, ना पैशन है। इन्हें सिर्फ लूटना है। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, और ये बिहार को पूरा तरह से खोखली कर चुकी है। इनको अडानी को देने के लिए 1000 एकड़ जमीन तो है, पर बिहार में अमित शाह जी कहते हैं आकर कि फैक्ट्री और उद्योग के लिए जमीन नहीं है। जैसे बिहार वासी वो हवा में रहते हैं, जमीन पर तो रहते ही नहीं है। ठीक है, वो हवा में झूले लगाकर, पेड़ में झूले लगाकर घर पे रहते हैं। और दूसरी बात, एनडीए अपने बारे में बताए कि इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। वो बोल चुके ना, नीतीश कुमार है। जेबा जी, बोल दिया उन्होंने, आपका टाइम खत्म हो गया, बोल दिया उन्होंने। लेकिन आप देखिए, इनका ये नारा चल रहा है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, इसकी बात करनी चाहिए। जेबा जी रुक जाइए, आपका 60 सेकंड पूरा हो गया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, बेरोजगारी, नौकरी, इनकी चिंता करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनका ये नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है अनंत अमित जी, क्योंकि बिहार में बेरोजगारों की संख्या बड़ी भारी है और युवा बड़ी संख्या में वोटर हैं जिनका रुझान तेजस्वी की तरफ हो सकता है।
नहीं, देखिए दीपक जी, जिस तरीके से, और मैं एक बात कहना भूल गया, आज कृष्णा आलूवरू की आपने चर्चा करी। आज ये बताइए, जब ये घोषणा हो जाती है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद युवा के प्रभारी से उनको क्यों हटा दिया जाता है? इसलिए हटा दिया जाता है कि चूंकि वो तेजस्वी जी की बराबरी कर रहे थे। आज कन्हैया कुमार कहां चले गए? आज पप्पू यादव जी जो बात कर रहे थे उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? और जहां तक दवाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो दीपक जी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार हमें मिला था 2005 में, तो बिहार की जो स्थिति थी, बिहार गड्ढे में था। आज बिहार को समतल करने का हमने काम किया है। आज पूरे 38 जिला में बिहार में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने काम हुए हैं, उसके बाद रोजी रोजगार पे काम हो रहे हैं, और बहनों को पैसा देने का काम हमने किया है। हमने युवाओं को 5 लाख रुपए हमने उस पे विदाउट इंटरेस्ट उनको देने का काम किया है। रोजगार के लिए पैसा देने का काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, बहनों के लिए काम किया है। आज बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं को आरक्षण देने की बात, हमने 50% आरक्षण महिलाओं को देने की काम की है, और निकाय के चुनाव में 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि आने वाले चुनाव के बाद हमने 1 करोड़ लोगों को रोजी और रोजगार देने का जो संकल्प लिया है वो भी करके दिखाएंगे। ये बिहार की जनता ने 20 वर्षों में हमारे कामों को देखा है, और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता पुनः हमें आशीर्वाद देगी। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। एनडीए लगातार 4 दिन से कैंपेन कर रहा है, पिछले कई दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, जब से तेजस्वी यादव दिल्ली में पेशी के बाद वापस आए हैं। मेरे ख्याल से 13 तारीख थी वो, तब से लेकर आज तक उन्होंने बाहर निकलकर कोई कैंपेन नहीं की। और खबर यह है कि उन्होंने साफ साफ जता दिया था कांग्रेस नेतृत्व को कि अगर आप मुझे सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया, जो लालू जी ने कम्युनिकेट किया, तो मेरे ख्याल से ये गठबंधन में साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? क्या दबाव था आपकी तरफ से कांग्रेस पर? देखिए दीपक जी, आपकी आवाज बीच में टूट गई थी, पूरा सवाल मैं सुन नहीं पाया। एक बार अगर फिर दोहरा देंगे उस सवाल मैं कह रहा हूं कि क्या आपका दबाव था कांग्रेस पर कि किसी भी हालत में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, वरना ये गठबंधन से टाटा बाय बाय? देखिए दीपक जी, हमने पिछला शो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, सर्वस्वीकृत चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव, और वक्त आने पे हम सब कुछ बता देंगे। आपने कहा भी था कि पत्रकार है जो कि सब्र नहीं करता, वो सीधा सीधा है जो कि जानना चाहता है। तो हमने कहा था कि युवा होंगे, तेजस्वी होंगे, विजनरी होंगे, और आज है जो कि बात हमने सर्वदलीय बैठक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बता दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। कहीं कोई दबाव नहीं, हम एकता के साथ मैदान में हैं। देखिए इनके यहाँ सवाल है, दरअसल बीजेपी का चेहरा जो है सामंतवादी चेहरा है, और यह है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बात हैं, भारत की धर्मनिरपेक्षता के विरोधी लोग हैं ये। तो ये नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हम लोग सम्मान देते हैं क्योंकि वो समाजवादी लोग हैं, और इस बार जो इनका सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो नीतीश को निपटाने के चक्कर में है। ये आप देखिए ना, 142 वर्सेस 101, तो इनके जो भक्त हैं और इनके जो चेला हैं, इस सब मिलकर 142 ले लिए हैं ताकि नीतीश कुमार जी को निपटा दिया जाए, बिल्कुल महाराष्ट्र में के फॉर्मूले पे। तो यहाँ तो भगदड़ मचा हुआ है ना। आप देखिए ना, जितने भी समाजवादी लोग हैं, जितने भी सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, वो सब है जो कि आज आरजेडी और महागठबंधन के साथ हैं। तो वहां तो भगदड़ मचा हुआ है। मैं नाम गिनाना यहाँ पर, चूंकि समय कम है, मैं नाम गिना दूं कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लगातार हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने 20 साल में बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, शराबबंदी के नाम पर युवाओं को है जो कि तस्कर बना दिया है। रुक जाइए, आपने अपनी बात पूरी कर ली, 60 सेकंड आपके पूरे हो गए। अनंत अमित जी, मेरा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार जी इतने प्यारे हैं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर, तो अमित शाह जी ने इसकी सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की? उन्होंने ये क्यों कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, बैठक होगी और उसके बाद तय होगा? आप ही ने तो इस कंफ्यूजन को फैलाया है, वरना तो नो वैकेंसी तो थी कि वैकेंसी तो है नहीं, तो सीएम पद पर दूसरे नाम की बात कहां से आती? दीपक जी, हमारी पार्टी ने कहा है, एनडीए ने एकजुट होकर कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, थे और रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे आरजेडी के मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, चेला चपाटी की बात कर रहे थे, तो ये बिहार के उन दलितों का अपमान है। एक चिराग पासवान जी का अपमान है जो कि दलित है, एक मांझी साहब का अपमान है, और एक ओबीसी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का यह अपमान कर रहे हैं। और दूसरा बात दिलीप जी, दीपक जी आपको मैं बताना चाहता हूं, इसी दिल्ली में माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी जी के पुत्र को भागीरथ मांझी जी
जी को दिल्ली में राहुल गांधी जी बुलाते हैं, 4 दिन तक यहां दिल्ली में वेट करते हैं और माननीय राहुल गांधी जी भागीरथ मांझी से मिलते भी नहीं है और बुलाते टिकट देने के लिए है। वही भागीरथ मांझी जी जिनके घर पे राहुल गांधी जी भी गए थे। तो एक दलित का अपमान बार बार कितनी बार इंडी गठबंधन करेगी, ये भी बिहार की जनता जानना चाहती है। अभी तो सामूहिक तौर पर टीवी के डिबेट में कह रहे आरजेडी के मित्र चेला चपाटी बात कर रहे हैं। तो ये बिहार की जनता ये जानती है कि आप A to Z की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ 2 समीकरण की बात कर रहे हैं और बिहार की जनता इस चुनाव में पुनः आपको उसका जवाब देगी और एनडीए की सरकार बनाएगी।